जय श्री राम, राधे राधे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं अच्छी नहीं हूँ, आज मुझे फीवर भी है, गले में इन्फेक्शन भी है, थोड़ा सा मेरी आवाज़ लड़खड़ा सकती है। आई होप आप मेरे साथ एडजस्ट करेंगे। आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी, सुनी होगी, जिसमें मैंने बताया कि राजकुमार और दीप तिवारी जी को मजबूरन कारण मुझे ले जाना पड़ा कोर्ट। ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि मैं इनको कोर्ट में ले जा करके इन्हें परेशान करूं, या इनका सामाजिक अपमान करूं, या इनका आर्थिक नुकसान करूं, या इनको मानसिक प्रताड़ना दूं। मेरे को कोई ऐसी मंशा नहीं थी। मुझे ये था कि भाई ये मुझे कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है, तो क्यों ना मैं इन्हें कोर्ट ले जाऊँ, शायद वहाँ पर ये समझ जाए, इन्हें कोई जज या वकील समझा दे इस चीज़ को। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे थे। इससे पहले मेरा ये इंटेंशन था कि मैं इन्हें कोर्ट भी ना लेके जाऊं, क्योंकि इन्हें कोर्ट ले जाने के लिए 100 बार की जगह मैंने इन्हें 1000 बार सोचा इनके बारे में कि ले जाऊं या नहीं ले जाऊं, ले जाऊं नहीं ले जाऊं। मेरा काफ़ी समय इसमें भी व्यतीत हुआ, कंफ्यूजन रही, लेकिन ये लोग मान ही नहीं रहते और मेरी बीमारी के कारण बड़ी हालत खराब हो चुकी थी। फिर मैंने डिसीजन लिया कि हम यहाँ से गंगा विहार कॉलोनी छोड़ करके चले जाएंगे, तो हमने देहरादून मकान बना लिया। अब देहरादून मकान मैंने कैसे बनाया, क्यों बनाया, कैसी कैसी परेशानियां मैंने आर्थिक झेली, कैसे कैसे मैंने पाई पाई जोड़ी, कैसे कैसे मैंने अपने अरमानों को घोट करके अपनी रोटी को भी कम करके मैंने उस मकान को बनाया, क्योंकि इमरजेंसी ये थी कि मैं यहाँ से निकल जाऊं किसी भी तरीके से, क्योंकि ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं, कुत्ते ये छोड़ेंगे नहीं अपने 4 डॉग, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अब मैंने तो वहाँ मकान क्या बना लिया, तो ये मेरे और दुश्मन बन गए। इनके पेट में और दर्द हुआ कि अरे ये बना तो कैसे बना, भू माफियों को भी और मेरी सासू माँ बेरी पूरी बेरी फैमिलीज को। ठीक है, ये हैं फैमिलीज। कहते हैं कि घर का बच्चा अगर कुछ करके दिखा रहा है तो आशीर्वाद देना चाहिए कि अरे हमारा छोटा भाई है, चलो मेहनत तो करता है। लेकिन यहाँ तो आग लग गई, आके ला कहाँ से रहा है, अरे अपनी बीवी से धंधा कराता है। ये लैंग्वेज, अपनी बीवी से धंधा कराता है, और तो और अपनी साली से भी धंधा कराता है, हिमानी अरोड़ा से। ये कैसी कैसी मुझे अपशब्द, मुझे अपने बारे में और अपनी बहन के बारे में ये शब्द सुनने पड़े। सिर्फ मैं चुप रही ये सोच करके कि अरे भैया तरक्की करेंगे तो पैर तो खींचेंगे, बदनामी तो करेंगे, क्योंकि जो मुकाबला नहीं कर पाता ना वो बदनामी ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। बस जिनके दादा परदादा और जिनके बाप ने कुछ ना बनाया, राहुल बेरी जी के, ठीक है, जिनकी माँ ने 100 चूहे खा के हज को चली, सबका माल हड़पा, उसके बाद भी बच्चों के लिए कुछ ना बना सकी, तो उसके बाद ये सोचते हैं कि ईशा और ये काका अगर मेहनत कर रहे हैं तो इनको भी इसी एलिगेशन में लगा दिया जाए कि ये वेश्याकृति में शामिल है। बहुत अच्छे अच्छे कारनामे करे। मैं अभी आगे आपको आगे बहुत कुछ खोलूंगी। इन्होंने तो मेरी फोटो एडिट करके मुझे ही अखबारों में छपवा रखा है देहरादून के कि मैं दे व्यापारी हूँ। अभी आपके बहुत राज खुलेंगे आपके सामने। फिलहाल मैं अभी इंपॉर्टेंट राज अभी आपके सामने खोल देती हूँ। और मेरी कोई मंशा नहीं थी, मैंने देहरादून मकान बना लिया, तो इन्होंने मुझे देहरादून भी नहीं रहने दिया, और देहरादून में भी इन्होंने मेरी अनुपस्थिति में पुलिस विभाग भेजी है विदाउट ड्रेस छानबीन के लिए और बदनामी कराने के लिए, कि ताकि वहाँ के लोग और पड़ोसी भी मुझे वहाँ से निकाल करके भगा दे। क्योंकि राहुल बेरी जी तो एक पालीवाल जी भैया के टट्टू है। वो तो वैसे कहते टूटा हुआ पलंग है तेरा जेठ, पावे हमने तो जोड़े, राहुल को हमने तो खड़ा करा जो इतना उछलता है। तो भैया जब तुम तलवे चाटोगे, गुलाम बनोगे, तो फिर तुम अपने लिए मर्जी के मालिक कोई हो, फिर तो तुम उन्हीं के ही टट्टू हो जो सांस उन्हीं के कहने पे लेते हो और छोड़ते हो। हम अपनी मेहनत से करते हैं, हम किसी के आगे झुकते नहीं। झुकेगी, मैं झुकूंगी, मैं बड़ों के आगे झुकती हूँ, मैं एक सम्मानीय व्यक्ति के आगे झुकती हूँ, मैं अपने संस्कार के कारण झुकती हूँ, मैं किसी का पैसा और रुतबा देख के कभी नहीं झुकती। ये मेरी फितरत कह लो, चाहे वो मेरा डीएनए कह लो। भैया कोई होगा प्रधानमंत्री, नेता वेता, कोई मेरे घर में फ्री का राशन नहीं दे के जाता मुझे, ठीक है ना। मैं सम्मान सबका करती हूँ, मैं सम्मान एक बच्चे का भी करती हूँ, हर एक व्यक्ति का करती हूँ। मेरे लिए अमीर गरीब, नेता मंत्री, पुलिस वकील, कोई भी हो, कोई भी जाति से हो, कोई भी धर्म से हो, मेरे लिए हर एक व्यक्ति एक सम्मानीय व्यक्ति है, प्रभु का बनाया हुआ पुतला है, प्रभु के बनाए हुए हम इंसान है, जो मैं सबको नमस्कार करती हूँ। मैं किसी के पैसे और रुतबे को प्रणाम नहीं करती। पैसा और रुतबा आपके लिए होगा,
हम तो अपनी मेहनत करना जानते हैं, नमक से रोटी खाना जानते हैं। ठीक, तो मैं आपको आज इम्पोर्टेंट एक जानकारी देना चाहती थी कि ये खासकर दीप तिवारी भैया जी के लिए है, दीप तिवारी राजकुमार जी के लिए। अगर कोई व्यक्ति ये सुन रहा है तो उनको सेंड कर दे, और बाकी कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो वो ना सुने, जिसको सुनना है वो सुन सकता है। वेलकम। चलिए, आप मेरी वीडियोस तो सुन ही रहे हैं, मेरा क्या कसम मेरी ज़िंदगी का सच, इसके लिए पहले आप लोगों को थैंक यू। अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने कोर्ट में केस डाला तो वहाँ से वो आती है पुलिस की जानकारी के लिए कि भाई आप एक कोर्ट से फाइल आती है ना, वो सप्तऋषि चौकी आई है, और मुझे सूचना नहीं दी, पुलिस विभाग ने सूचना नहीं दी। वहाँ पे पुलिस में मेरी फाइल वहाँ पे आ गई, कुछ मुझे भी बुलाना होगा तो पुलिस सर ने मुझे इन्फॉर्म नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि इन्हीं लोगों का प्रेशर था। सप्तऋषि चौकी में मैं यही तो कह रही हूँ, सरकार को जांच करे ना। सप्तऋषि चौकी में फाइल आई, मुझे नहीं बुलाया गया। अब ये वहाँ पे पार्षद बैठ गए, कुछ खड़खड़ी के पार्षद थे, सब पता है मुझे, ठीक है। कुछ खड़खड़ी के पार्षद थे, यहाँ के भी पार्षद हो गए, मेरे वाले पार्षद कह लो, चाहे वार्ड 1 के कह लो, 2 के कह लो, बाकी 1-2 जो दीप तिवारी जी के खास मित्र हैं वो भी पार्षद वहाँ आए हुए थे। कुछ गंगा बिहार के लोग जिन्होंने झूठी गवाही भी दी है, वो लोग भी वहाँ शामिल थे। रूमा बेरी और राहुल बेरी जी का तो रुतबा पहले ही चलता है चौकियों में, और यहाँ पे खास एक अंकल जी भी हैं जो जिनके नाम पर चौकी होनी चाहिए, उनके नाम पे होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक गंगा बिहार में उनका नाम का रुतबा चलता है ना, तो उनकी चौकी भी चलनी चाहिए। मैं सरकार से कहूँगी चौकी उनके नाम की खोल दिया जाए। सामान्य व्यक्ति है, कम से कम हमें ये तो पता लगेगा कि इनके पास जाना है प्रॉब्लम को लेकर के, बिना कारण पंगे हो रखे या कॉलोनी में। तो फिर जब फाइल आई तो सारा मैटर निपट गया, मुझे नहीं बुलाया। और फिर उसके बाद एक व्यक्ति का कॉल आता है, मेरे यहाँ रेंट पे रहते थे कुछ लोग, कुछ लड़के, तो उसमें से एक लड़के ने मुझे बात कराई कि भाभी ज़रा बात करना। मैंने जब बात करी तो उन्होंने मुझे मैं उसको नहीं जानती जो मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा हाँ बताए कौन? बोला कि अरे वो आपके यहाँ रहता है क्या ये? मैं उसका नाम नहीं बोलूँगी अभी। मैंने कहा हाँ रहता है, बताओ। अच्छा, वो एक्चुअली ना मैं ना चौकी में मेरा आना जाना बहुत अच्छा है। मैं चौकी में ये समझ लो कि मैं काम, मतलब ये चौकी का ही बंदा हूँ। मैंने कहा अच्छा तो बताए। मैं ये कहना चाह रहा था कि आपकी ना कोई फाइल आई थी, आप ईशा बेरी हो? मैंने कहा हाँ मैं ईशा बेरी हूँ। अच्छा, तो आपकी ना कुछ ऐसी क्या दीप तिवारी और इनसे राजकुमार से कोई मामला हुआ है क्या? मैंने कहा हाँ हो रखा है भैया, मैंने तो कोर्ट में डाला था। तो बोला कि शायद आपकी कोर्ट की फाइल आई थी जानकारी के लिए। मैंने कहा मुझे कोई सूचना नहीं मिली अभी तक, हो सकता है कि पुलिस विभाग बिजी हो तो मुझे 1-2 दिन में बुला लेगा। बोला नहीं, आप तो बुलाना क्या है, मैं आपको एक बार बताता हूँ। मतलब और उल्टा सीधा बोलने लगे, अरे दीप तिवारी तो बहुत गंदा आदमी है और आपके बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहा था, काफ़ी इसने भीड़ इकट्ठी कर रखी थी और ये यहाँ पे खड़े होके बोल रहा था उल्टा सीधा, और आपके लिए गलत लिखवा दिया इसने, बहुत गलत लिखवाया कि आप बहुत, मेरे तो मुंह से भी नहीं बोला जा रहा है ये, कि मतलब आपके चरित्र के लिए सब कुछ लेके आपके परिवार के लिए बहुत गंदा गंदा लिखवा दिया कि आप तो गलत लड़की हैं, आप वेश्याग्रस्ती लड़की हैं, आप झूठे आरोप लगाती हैं, आप मेंटली भी ठीक नहीं हैं, बीमार रहती हैं और आपको पैसों का लालच होता है, इसी कारण आप पैसों के लालच में झूठी FIR 10 लोगों की कराती हैं। मैंने कहा अच्छा तो अब आप बताएं। बोला कि देखो मैं दीप तिवारी से तो मेरी भी लकड़ी है, और एक काम करते हैं दीप तिवारी और राजकुमार को हम इसकी जो आप जो चाहे वो लिखवा सकती है, आप 8 बजे चौकी आ जाइए। अब आप पॉइंट की बात सुनिए, समझ गया होगा वो व्यक्ति भी जिसने मुझे ये कॉल पे बात कही थी, वो दीप तिवारी भी समझ गया होगा, क्योंकि वो दीप तिवारी जी ने जान के फ़ोन करवाया था ये रिकॉर्डिंग करने के लिए या पुलिस विभाग को सुनाने के लिए कि मैं किस हद तक गिर सकती हूँ, राइट। तो या फिर सोचा था कि मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगी और झूठा मुकदमा दर्ज करा दूँगी, पैसों की एक फ्रस्ट्रेशन होती है ना कि मुझे दीप तिवारी को और राजकुमार को बर्बाद करना है, ये लोगों की मंशा होती है। मेरी को तो ऐसी कोई मंशा कभी दिमाग में भी नहीं आती, इतनी गंदी सोच नहीं रखती मैं। बस ये था कि भाई डॉग थोड़ा सा हटा ले या इनकी आवाज़ को कम कर ले, मुझे कोऑपरेट कर ले, मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ जो जिस बीमारी से मैं ग्रसित हो रही हूँ, और कोई मंशा ही नहीं थी मेरी। लेकिन इन्होंने
मुझे इस तरह से बोला। मैं उस व्यक्ति को फ़ोन पे जानती नहीं थी, लेकिन जिसके फ़ोन से मैं बात कर रही थी वो बोल रहा, भाभी आप आराम से बात करो, ये मेरा अपना ही बंदा है, आप सुन लो, आज आपकी कोई कोर्ट की फाइल आई थी तो आप इससे पूछ लो क्या हुआ वहाँ पर। मैंने कहा अच्छा, इसने ही मुझे फिर सूचना दी कि इस तरह से लिखवा दिया गया है और गवाही हो चुकी है काफ़ी लोगों की। मैंने कहा कोई बात नहीं, फाइल वहीं तो जाएगी जज के पास, मैं जवाब दूंगी। तो बोला कि नहीं, अभी ना जज के पास जाने वाली है वो, आप चाहो तो, अगर आप चाहो तो आपका काम हो जाएगा, आप चौकी 8 बजे आ जाओ और हम इस मैटर को इस तरह से बना करके लिख देंगे और कि दीप तिवारी ने ही तुम्हारी साथ बदतमीजी करी, दीप तिवारी ऐसा ही है, राजकुमार ऐसा है, उल्टा सीधा इसने मुझे भड़काया। मैंने कहा अच्छा, और फिर क्या करना पड़ेगा? बोला कि देखो अगर ये सब हम लिखवाएंगे, है ना, पुलिस तो अपनी है, ये जो था चौकी इंचार्ज है ये मेरा मित्र है और मैं वैसे भी पुलिस में रहता हूँ। मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था कि इनको पुलिस का दलाल बोलते हैं, पुलिस का दलाल या पुलिस का मुखबर, जो झूठी अफवाह फैलाने में जस्ट थोड़े से पैसों में बिक जाने वाले टट्टू होते हैं ये। तब मुझे उस बारे में ये नॉलेज नहीं थी। मैंने कहा तो भैया करना क्या है? उसने बोला कि आप आ जाओ, और लेकिन थोड़े मैडम पैसे लगते हैं, तो कम से कम आपका 30-40 हज़ार रुपया लगेगा। सुन लो दीप तिवारी जी, ये या तो ये फ़ोन आपने करवाया था या राजकुमार ने कराया था, लेकिन मुझे तो लगता है आप ही ने कराया होगा, क्योंकि वो आपके रेंट पे भी रह चुका है, दुकान ले ली थी उसने, ठीक है, वो आपका काफ़ी अच्छा मित्र था। लेकिन मेरे को उसने फ़ोन पे बोला कि मुझे तिवारी जी से बदला लेना है, तो मैं आपके माध्यम से ले सकता हूँ, ठीक। और हम कांग्रेसी हैं, बीजेपी वालों की फाड़ के रखते हैं, ये इसने मुझे बाद में बोला था जब मैंने इसकी बात नहीं मानी थी। इसने मुझे फ़ोन पे बोला आप 8 बजे चौकी आ जाओ, 30-40 हज़ार रुपये लगेंगे। तो पहले मैंने बोला इतने पैसे कैसे लग जाएंगे? बोला मैडम पूरा स्टाफ को बंटता है पैसा। अब सुनिए पुलिस विभाग, सुनिए, अगर उसका व्यक्ति का नाम लेना हो तो मैं आपको अपने बयान में आपको नाम दे सकती हूँ, आप उठाइए उस लड़के को। उसने मुझे कहा कि भाई स्टाफ पे पैसा बंटता है और मैं भी तो लूँगा ना, अगर मैं आपका ये काम करा रहा हूँ, मेरे कहने पे पुलिस अगर आपके लिए, आपके पक्ष में एक रिपोर्ट तैयार करके भेजेगी और जज के पास जब वो फाइल खुलेगी, तो सोचो आपका रुतबा ऊपर होगा कि पुलिस ने जांच करके ईशा बेरी के लिए अच्छा लिखा है और दीप तिवारी और राजकुमार के और पलटू के लिए गलत लिखा है। तो मैंने कहा इसकी फीस 30-40 हज़ार रुपये लगेगी, है ना? तो बोले कि हाँ देखो पैसा तो लगता है, चलो मैं आपका कुल मिला के 30 हज़ार रुपये में करा दूंगा अगर आप इंटरेस्टेड है तो, अगर आप इंटरेस्टेड है तो। मैंने कहा नहीं भैया, मैंने ये बोला कि नहीं, उन्होंने जो लिखवा दिया लिखवाने तो कोई बात नहीं, लोट पिट कर तो कोर्ट भी तो जाएगी, जज के पास ही तो जाएगी, हमारा वकील क्या कर रहा? फिर हमारा वकील उस बयान को पढ़ेगा, हमारा वकील इनके बयान को झूठा साबित करके दिखाएगा, हम अपने बयान को सही साबित करके दिखाएंगे। मैं वकील को फीस किस बात के लिए दे रही हूँ? और जब जज को मेरी जीरा करने की बारी आएगी तो मैं तब जज को जवाब दूंगी, जब जज भी तो इस फाइल को लेकर के इशू बनाएगी कि जब पुलिस विभाग ने ये लिखा है तो आप अपना बयान दीजिए, तब मैं वापस सही जवाब दूंगी ना। जो ये बयान आज गलत चला गया तो जा रहा है मेरे से, वो तो पूछेगी ना, ये कोई है कि पुलिस ने लिख दिया तो वो मुझसे कुछ जानकारी नहीं लेगी या जीरा नहीं होगी, या उनके पक्ष का वकील मुझसे कोई पूछताछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता कभी भी। इसीलिए तो जज के पास बेस्ट ऑप्शन रहता है हमारे जाने का। मैंने कहा आपने मुझे इतनी सूचित कर दिया कि मेरी फाइल आई थी, ये सूचित कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। फिर बोला कि आप ईशा बेरी हो? मैंने कहा, बोला एक राहुल बेरी जी भी तो रहते हैं। मैंने कहा वो मेरे जेठ है, बताओ क्या काम है? तो वो जोर से हंसा, बोला कि आपको पता है राहुल बेरी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा अच्छा उठना बैठना है, और आप ये कह रही हो कि राहुल बेरी जी आपके जेठ है? मैंने कहा हाँ। तो वो हंसे जा रहा, कह रहा कि अच्छा एक काम करते हैं, मैं 1 मिनट के लिए आऊँगा, क्योंकि समय भी ठीक नहीं है, शाम के 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, मैं 1 मिनट के लिए आऊँगा, आपके घर नहीं आऊँगा, आप बाहर जरा अपनी शक्ल दिखाएंगी मुझे सिर्फ एक बार? क्योंकि मैंने कहा जो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे हस्बैंड भी करो बात। तो ये आए थे, ये
आए, पार्क के पास खड़े हुए और मैं भी उसी किराएदार के साथ नीचे गई जिसके किराएदार के फ़ोन से मैं बात कर रही थी। मैंने भी सामने, मेरी भी जिज्ञासा थी कि मिलूँ, ये व्यक्ति कौन है। मैं जब मिली तो मैंने इसकी शक्ल देखी, तो इसने भी मुझे देखा। इसने कहा अच्छा आप हो ईशा? मैं कहा। तो इनने मुझे बोला कि मुझे समझ नहीं आया, जब राहुल बेरी जी आपके घर के सामने रहते हैं, रूमा बेरी जी आपके घर के सामने रहते हैं, और कमाल की बात है आप ये कह रही हो मेरे बड़े जेठ है सगे, और रूमा बेरी जी मेरी सास है सगी, मेरे पति की सगी माँ है। तो यार मुझे बड़ा, और वो इस तरह से करने लगे कि यार मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ऐसा कैसे? मैंने कहा क्या बात हुई है? बोला कि आपको पता है कि मैं तो बात करूँगा राहुल से, ऐसे ही उसने क्यों कहा? मैं कहा बात क्या हुई? बोला कि इसने भी आपके लिए चौकी में गलत बुलवाया कई लोगों से, और आपके खिलाफ लिखवा दिया है राहुल ने, और आपकी सास से बात हुई है, जो तिवारी जी ने फ़ोन करके स्पीकर पे भी बात करवाई, और वहाँ पे भी ये रूमा बेरी जी आई थी ये कहने की ये मेरी बहू नहीं है, और ये एक तरह की भागी हुई वो है, मतलब देह व्यापारी, वेश्यागृती गंद लिखवाया है, और हम तो इससे बहुत परेशान हुए हैं, मेरे लड़के को भी फंसा रखा है, ये गंदी लड़की है और ये एक तरह से रखेल है मेरे बेटे की, और इस तरह से लिखवा दिया। मतलब मैं अब आपके सामने बोल भी नहीं पा रहा हूँ। और राहुल जी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन उन्होंने भी बोला कि ये बहुत गलत लड़की है, वेश्यागृती वाली लड़की है। मैं आपको सामने से देखना इसलिए चाहता था कि मुझे फेस में कुछ गड़बड़ है। जी हाँ, फेस में क्या गड़बड़ है? मेरी फ़ोटो एडिट करके इन्होंने अखबारों में छपवाई हुई है देहरादून में, वेश्यागृती में, ठीक है, वो मैं आज खोलूँगी। इन्होंने सब काम करे हैं मेरे पिता की संपत्ति को हड़पने के लिए। मेरी बहन राहुल बेरी जी के साथ और रूमा बेरी जी के साथ और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर के इन्होंने मेरी ही फ़ोटो एडिट करा दी। पकड़ी गई होगी हिमानी अरोड़ा, और उसी हिमानी, और देखो दोनों बहनों की लगभग शक्ल मिलती है, तो उस पर एडिट करा के इन्होंने मुझे ही देह व्यापारी की एक औरत बना दिया, जो कि इन्होंने कह दिया कि मैं देह व्यापारी में बंद हुई हूँ। वो बयान हो गए पुलिस को। अब पुलिस ने मुझे बुलाया नहीं, देखो ये पुलिस ने बुलाया नहीं, मुझे खून खोला। मैंने टाइम देखा 8:30 बज चुके थे। मैंने कहा नहीं, इस टाइम मैं पुलिस को फ़ोन नहीं करूँगी चौकी में, और ना मैं जाऊँगी। मैंने पूरी रात टेंशन में काटी कि कब कल सुबह हो तो मैं कल बात करूं। मुझे नंबर मिला पुलिस सर का, वो मुझे दे गया था। मैंने अगले दिन ही सुबह 10-11 बजे कॉल करी, और मैंने उन सर को बात करी कि कल जब मेरी फाइल आई थी आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। मैंने करी बात, प्रूफ है मेरे पास उनका। मैंने कहा कि सर कल जो 1-2 दिन में अभी मेरी फाइल आई थी ईशा बेरी के नाम पे, उन्होंने कहा मैडम आई थी। मैंने कहा तो वो फाइल कैसे चली गई मुझे बिना बुलाए? मेरे बयान क्यों नहीं लिखे गए हैं? मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? जब फाइल मेरे नाम पर आई थी, मैंने केस किया हुआ है, तो आपने मुझसे क्यों नहीं पूछताछ करी? खाली एक तरफा क्यों पूछताछ करी? तो वो सर को पता नहीं क्या हुआ एकदम, मैडम मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, आप चौकी आ जाइए। मैंने कहा मैं आप चौकी नहीं आऊँगी, मैं आप कोर्ट में जवाब दूंगी जज को, अब मैं नहीं आऊँगी। मैंने कोई सफाई नहीं देनी अब कोर्ट वहाँ पे चौकी आ करके, अब मैंने जो सफाई देनी है वो मैं जज को दूंगी। बोला मैडम मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, और मेरे पे एविडेंस है, मैं अभी बिजी हूँ, और कोई रावत करके सर थे, रावत, मैं पूरा नाम तो नहीं बता सकती। जिस डेट पे मेरी फाइल आई थी उस डेट पे थाना इंचार्ज कौन से थे वो नाम उससे पता लग जाएगा। उस डेट पर कोई रावत करके थे, और मेरे को अगर नाम पूरा पता लगता है तो मैं आपको बताऊंगी वो सर कौन से थे। मैंने उनके नाम से नंबर भी सेव किया हुआ है, मैं आपको आने वाले वीडियोस पे बताऊंगी वो सर कौन थे जिनको मैंने फ़ोन करके बोला था कि मुझे भी बुलाना था या नहीं था। बोले कि मैडम आप चौकी आके बात कर लो। मैंने कहा मैं चौकी आके बात नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा नाम इन्होंने कई जगह अंजू बेरी लिखवाया हुआ है, जबकि इसमें अंजू बेरी इसकी पत्नी ये गलत काम करती आ रही है, ठीक है। और इन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करके मेरी फ़ोटो या कुछ अखबार दिखा करके पुलिस सर से भी कुछ बयान गलत लिखवा दिए। अब इधर
इन्होंने बोला कि मैं दीप तिवारी जी के लिए गलत एफआईआर दर्ज लिखवा दूं कि इन्होंने मेरा घर में घुस के मारपीट करी, मेरे कपड़े फाड़े, इसने मेरे से मारपीट करी दीप तिवारी जी ने, मैं और आपके 30-40 हज़ार रुपये लग जाएंगे, मैं आपको मैडम आप जो चाहो तो वो लिखवा। वही लड़का जो फ़ोन पे था कि आप जो चाहे तो आप लिखवा सकते हैं। मैं कहा मैं इतना झूठा नहीं लिखवाऊंगी, मेरे साथ जो हुआ मैं वो करूँगी, और रही बात अगर इन्होंने मेरे साथ गलत लिखवा दिया कोई बात नहीं, मैं जज को जवाब दूंगी। बस मैंने इतना कहा और मैंने उस भैया को कहा तुम जाओ अपने घर, मैं अपने घर जाऊँ। ठीक, इतनी बात हुई। फिर ये बात जज के सामने खोली गई थी। इन्होंने झूठी दे रखी थी मेरी तरफ से, गलत दे रखा था सारा जज को, और कुछ लोगों को साइन ले लिए थे। गंगा बिहार के कुछ लोग शामिल थे, दीप तिवारी जी के कुछ पार्षद लोग शामिल थे, रुमा बेरी जी, राहुल बेरी जी, बेरी फैमिली के कुछ लोग, और जिसमें हो सकता है मेरी बहन हिमानी अरोड़ा भी शामिल थी, क्योंकि आजकल तो प्यार का भूत चढ़ा हुआ है राहुल बेरी जी का हमारी बहन हिमानी अरोड़ा जी को। मुझे ही नहीं समझ आया था हमारी लड़की को इतना बुढ़ा आदमी पसंद था, अपने स्वर्गीय सुषमा अरोड़ा जी के लिए ऐसा दामाद बनाने के इतनी बड़ी शौकीन थी। क्या करे, किसी को हम काजू कटलेट दे रहे हैं, अब उसे सड़ा हुआ काला रसगुल्ला पसंद था, तो हम क्या कर सकते हैं। सिर्फ एक पिता की संपत्ति हड़पने के लिए मेरी बहन को अपनी बच्ची की उम्र के साथ ये उसको टॉर्चर करता आया, और उसको प्यार में फंसा करके उसके साथ मेंटल हरेसमेंट और शारीरिक हरेसमेंट करता रहा, और जो आज तक मेरी बहन से मुझे मिलने नहीं दिया। इन्हें 7 साल से अपने पास किडनैपिंग कर रखा है और मुझे मिलने नहीं दे रहे। आखिर क्यों? और ना सरकार काम कर रही, आखिर क्यों? तो मैं ये कहूंगी ये भी सरकार के द्वारा जांच करी जाए, और वो व्यक्ति जो था, अगर पुलिस मेरे से नाम लेना चाहती है तो मैं उस व्यक्ति को, पुलिस को नाम दूंगी, पुलिस का नाम भी दूंगी, और जिसने ये कहा है कि चौकी में पैसे लगते हैं, कुछ भी लिखवा लो। ठीक है, या तो ये दीप तिवारी जी का व्यक्ति था या ये राहुल बेरी जी का था, क्योंकि राहुल बेरी जी का परम मित्र है, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश कुछ ये पदाधिकारी रहे हैं। मैं उनकी फोटो डालूंगी जल्दी, वो कौन थे, अगर जांचकारी के लिए चाहिए तो मैं भी डाल सकती हूँ। और फिर उसके बाद जब मैंने इसकी बात नहीं मानी तो इसने मुझे दी थी धमकी, ये कह करके कि हम बीजेपी वालों की फाड़ के रखते हैं, और ना पता चले तो पता कर ले हमने तेरे साथ क्या कर दिया है। जी हाँ, ये मुझे मेरे घर के बाहर मेरे पति के सामने कह के गया था। ये व्यक्ति जो 10-10 रुपए में गुटकों में बिक जाता है, ये व्यक्ति भी जो 10-10 रुपए की सिगरेटों में बिक जाता है, ये व्यक्ति वो मेरे सामने बोल के गया है। मैं कहना चाहूंगी अपने बीजेपी भाइयों को, माननीय मदन कौशिक जी को, इस लड़के की आप जानकारी बिठाइए, जांच कराइए, नाम मैं आपको दे दूंगी। वो व्यक्ति कौन है जिसने मुझे ये कहा था हम बीजेपी वालों को तो जूते में रखते हैं, बीजेपी वालों की तुम फाड़ के रखते हैं और घर से उठा लेते हैं। उस वक्त मैं इसका मतलब नहीं समझ पाई थी, आज मुझे पता लग रहा है मेरी बहन को बर्बाद करने में इस लड़के का भी पूरा रोल है, पूरा। जो इसने मुझे खुलेआम मुझे धमकी मेरे घर के बाहर आके दी थी, वो लड़का कौन था? वो दीप तिवारी अच्छा समझ गया होगा, राजकुमारी भी और राहुल बेरी जी का परम मित्र। ठीक है, जिसे और पुलिस का जो अपने आप को दलाल और किराए का टट्टू और जासूस बताता है, पैसों में करता है, झूठी अफवाहें फैलाता है, और कांग्रेस का अपने आप को नेता बताता है और धमकियां देता है कि बीजेपी वालों की तो हम फाड़ के रखते हैं। अब बताओ, बीजेपी में दम ही नहीं है कि ऐसे लड़कों को सुधार करे। बात मुद्दे की है और जानकारी की है। मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूंगी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय हरिद्वार के मदन कौशिक जी, एक बार इस लड़के के लिए जांच जरूर बिठाए। ये लड़का कौन है? आप मुझसे फोन पे इसका नाम ले सकते हैं। धन्यवाद।